इंटरनेशनल पॉलिसी पर अपनी राय दे सकें। आपकी कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, यदि हम आज के जो चैलेंजेस हैं एमएसएमईज के सामने, competitiveness के प्रेशर्स हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड इश्यूज हैं और ग्लोबली भी जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेके इसमें कोई दो राय नहीं कि एक नई एमएसएमई पॉलिसी आवश्यकता महसूस की जा रही है। जो हमारा कानून है एमएसएमई एक्ट, ये भी 2006 में बना था, इसको भी अब 18 साल होने को आए, लगभग 16 साल होने को आए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एमएसएमई पॉलिसी जो है वो डेफिनेटली आनी चाहिए। जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है अभी, उसमें कुछ बड़ी अच्छी बातें हैं जो पहली दफ़ा की गई हैं, जैसे कि मीडियम एंटरप्राइजेस को फोकस नया देने की ज़रूरत है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो प्रेशर्स हैं उनको एक तरह से चैलेंज करने, स्वीकार करने के लिए आईबीसी एक्ट के बारे में भी बात हुई है कि कैसे जो एमएसएमई एक्ट है उससे आईबीसी की जो कुछ धाराएं हैं उससे एमएसएमईज के जो कुछ राइट्स थे वो चैलेंज हुए हैं। और यदि कोई बड़ी कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है तो जो छोटे सप्लायर्स हैं, एमएसएमई सप्लायर्स हैं, उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, उसका एक समाधान निकाला जाए। तो कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ जो ड्राफ्ट है उसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक तरह से मिसिंग है। मैं एक दो कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात तो इस दौरान पिछले करीब 5-6 बरस में आत्मनिर्भर भारत, इंडिया विजन 2047, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, कुछ बड़े जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। एमएसएमई पॉलिसी को इनके साथ में डॉवटेल करने की, इनको साथ में लेके चलने की आवश्यकता है, जिसके बारे में अभी जो ड्राफ्ट है वो साइलेंट है। तो मुझे लगता है अभी जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है वो एक बहुत ही बेसिक सा डॉक्यूमेंट है और सभी सेक्टर के साथ बैठ के, एसोसिएशंस के साथ बैठ के, एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के चर्चा करने की जरूरत है और इन बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है। अनिल जी, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते फ्रेट रेट्स, रॉ मटेरियल प्राइसेस पर इंपैक्ट को आप कैसे रीड कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस के नजरिए से, क्योंकि मुश्किल से ही उन्होंने संभलना शुरू किया था कि अब ग्लोबल फ्रंट्स पर ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है इसका इम्पैक्ट तो देखिए सभी बिजनेसेस पे पड़ा है। और यदि हम पिछले फरवरी के तीसरे हफ्ते से लेकर अब तक ही देखें तो जो कमोडिटीज हैं जिसमें क्रूड है, निकल है, स्टील है, ये सब मेजर कमोडिटीज में 150 से लेकर 250% तक का उछाल आया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कमोडिटीज का इम्पैक्ट तो देखिए एमएसएमईज पे पड़ेगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो डिसरप्शन सी रूट्स में और एयर रूट्स में हो रहा है उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ी है। तो कुल मिला के इसका जो, और तीसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर लगाए हैं, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, उसमें भी दिक्कत पैदा हुई है। तो कुल इन तीनों सब चीज़ों का जो मिला जुला इफेक्ट है वो हर कंट्री में इन्फ्लेशन को स्ट्रोक करेगा। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उस नतीजतन मुझे लगता है कि रेट भी बढ़ेंगे और बिजनेस करने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर परफॉर्मेंस काफी शानदार रही है डिस्पाइट चैलेंजेस, पर अब यहां से आगे क्या इन ग्लोबल टेंशंस के मद्देनजर? निश्चित रूप से भारत के लिए और भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही आत्मविश्वास पैदा करने वाली खबर है। और मुझे समझता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और सभी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ साथ। लेकिन आने वाली राह निश्चित रूप से कठिन है और मुझे लगता है कि नई आने वाली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है शायद इन बिंदुओं पर विचार भी कर रही हो। आज की तारीख में नेशनल शिपिंग लाइंस, एक या दो शिपिंग लाइंस का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। और कि हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 400 बिलियन नहीं, 500 बिलियन डॉलर भी शायद हम कर पाते यदि समय से हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स उपलब्ध होते। उसमें एक नेशनल शिपिंग लाइन, कम से कम एक, अच्छा तो यह है कि एक पब्लिक सेक्टर में हो और एक प्राइवेट सेक्टर में हो, ग्लोबल स्केल की शिपिंग लाइंस भारत में होना बेहद बेहद जरूरी है। और इस तरह के पोर्ट्स को और बड़ा करने की जरूरत है, जैसे कि दुबई का पोर्ट है या सिंगापुर का पोर्ट है या ग्वांगजाओ का पोर्ट है या शंघाई का पोर्ट है। स्केल बहुत बड़ा हो जहां पर बड़ी शिपिंग लाइंस आना शुरू करें या उसको अवॉइड ना कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि जो कंट्रीज किसी ना किसी रूप से वेस्टर्न कंट्रीज के जो पेमेंट सिस्टम्स हैं यदि उससे अलग हो जाते हैं
तो कैसे हम उनके साथ बिजनेस करें। रशिया हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ईरान भी पार्टनर है। ऐसे कई कंट्रीज भविष्य में ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम के माध्यम से एक्सपोर्ट करने में दिक्कत हो, लेकिन उनमें डिमांड है और हम उस डिमांड को पूरा कर सकते हैं। अनिल जी, डिस्ट्रिक्ट हब स्कीम के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। आप एक्सपोर्ट्स की स्ट्रैटेजी को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, नीतिगत तो एक अच्छा निर्णय है, ये एक वेल इंटेंशन्ड स्कीम है, लेकिन इसके साथ साथ फिस्मे का जो अनुभव रहा है एक लंबा एक्सपोर्ट प्रमोशन में और इंटरनेशनल ट्रेड में, उसको लेके मैं कुछ कंसर्न जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा इस माध्यम से। देखिए, ये जरूर छोटे छोटे लोगों को हम एक्सपोर्ट करने की तरफ प्रेरित करें, क्योंकि एक्सपोर्ट एक बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है और एक डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटी चाहिए उन मार्केट्स को सर्व करने के लिए। स्केल चाहिए, पैकेजिंग की, स्टैंडर्ड्स की और 50 तरह की चीजें हैं जिस तरह की कैपेबिलिटी एक यूनिट में होनी चाहिए, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस में जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनके पास होगी। हमें इंटेलिजेंटली ये रास्ता निकालना होगा कि कैसे उन छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं वो एक हब एंड स्पॉक मॉडल की तरह से कुछ बड़ी यूनिट्स को सप्लाई करें, डिजाइन के इनपुट्स के बेसिस पर, फाइनेंशियल सपोर्ट के बेसिस पर, टेक्निकल सपोर्ट के बेसिस पर, और उसकी जो कला है उसको हम यूज करें। छोटे आदमी से ये एक्सपोर्ट की सारी जिम्मेदारी वो पूरा कर लेगा, ये एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है। जहां तक यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात है, ये डील रिकॉर्ड 88 डेज में नेगोशिएट हो गई है। इससे आने वाले एफटीएस के लिए क्या सिग्नल्स मिलते हैं और एमएसएमईज के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, चूंकि मल्टीलेटरल लेवल पर हम लोग दोहा से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और डब्ल्यूटीओ में कोई भी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत जो है पिछड़ रहा है, क्योंकि जो हमारे कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं, खासकर आसियान के जो देश हैं, चाइना है, वो बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट करना ज़्यादा फायदेमंद है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव नेशंस हैं जिनको जीएसटी की, जैसे बांग्लादेश है उसको जीएसटी की सुविधा उपलब्ध है, या श्रीलंका है उसको जीएसटी का एडवांटेज है, उसी तरह का एक ड्यूटी फ्री एक्सेस हमारे एक्सपोर्टर्स को भी मिल पाएगा और 2% से लेकर 5-7% तक का एक एडवांटेज उनको स्टेट में मिल जाएगा, जिससे मार्केट एक्सेस बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये अधिकतर ट्रेड एग्रीमेंट्स एक 2 वे स्ट्रीट है। तो यदि हम अपना मार्केट कुछ चीज़ों के लिए खोलते हैं, वो हमारे लिए खोलते हैं, तो हमें भी कुछ चीज़ों के लिए अपना मार्केट खोलना होगा। इसका मतलब ये भी है कि भारत में हमें रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की ज़रूरत है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स को सहन कर सकें और एक तरह से उस तरह की लड़ाई में हम लोग जीत सकें। जहां तक यूएई का सवाल है, ये डेफिनेटली मुझे लगता है बहुत अच्छा, और हम यहाँ काफी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जहां तक पब्लिक प्रोक्योरमेंट का एमएससीज के लिए 25% टारगेट है, वो तो मीट हो रहा है। इनफैक्ट ये 30% तक भी पहुंच गया है। लेकिन आप एससी एसटी और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के सब टारगेट्स पर अपनी राय दे सकें। मुझे लगता है कि एमएसएमईज के लिए, खासकर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ये एक वरदान जैसा है, जिसमें 25% तक सेट असाइड रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी परचेजेस में, और इसमें अब ये 30% तक, कुछ 30% तक भी प्रोक्योरमेंट हुआ है। इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं कि इंक्रीजिंगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक बड़ी कंपनी को दे दिया जाता है, और वो बड़ी कंपनी फिर जिस तरह से, यदि वो गवर्नमेंट का कोई अंग उसको खरीदता तो वो 25% एमएसएमई के लिए रिजर्व करता, लेकिन यदि डायरेक्ट ही एक बड़ी कंपनी को दे दिया गया है प्रोक्योरमेंट के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, या एक पूरा एक तरह से बंडल की तरह से, तो वो फिर एमएसएमई से नहीं खरीदता या उस पर ये कानून लागू नहीं होता। तो एक तो ये भी करने की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट्स में इंक्रीजिंगली जो इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पर भी प्राइवेट सेक्टर को भी 25% का सेट असाइड एमएसएमई के लिए रखना चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही,
जो सब टारगेट है SC/ST का और 3% वुमेन का, इसमें बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल सही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि SC/ST एंटरप्रेन्योर्स जो है उनका स्केल अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। वो एक तरह से माइक्रो एंटरप्राइजेज या टाइनी एंटरप्राइजेज ज़्यादा है। उनके लिए विशेष प्रोग्राम बनाकर उनका हैंड होल्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं उनको भी एक अपना एक प्रोग्राम बना के अपने जो वेंडर्स हैं SC/ST और विमेन एंटरप्रेन्योर्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। अनिल भारद्वाज जी, शुक्रिया हेल्पलाइन में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज स्मॉल बिजनेसेस के साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में हो रही डेवलपमेंट्स का हम जायजा लेंगे और इसके SMEs के लिए क्या मायने हैं इस पर फोकस करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे संजय कपूर, प्रेसिडेंट एक्मा, चेयरमैन सोनाकोम स्टार। हम जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन। ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय कपूर, प्रेसिडेंट एक्मा, चेयरमैन सोनाकोम स्टार। संजय जी, शुक्रिया। आप बता सकें ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए जो PLI स्कीम है, इसके तहत करीब 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सामने आए हैं। आप इस रिस्पॉन्स को कैसे रीड कर रहे हैं? ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इंकरेजमेंट दिया है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट. This scheme stretches over automotive as well as auto components. ये battery scheme, ACC batteries also, semiconductors, display systems. So काफ़ी PLI schemes आए हैं. अगर आप auto component के बारे में specifically बात करोगे तो 90 companies have applied, out of which 75 companies have been approved, which is a big number. उसमें से 47 कंपनीज एक्मा के कंपनीज हैं और जो बचे हुए हैं वो काफ़ी एक्मा के साथ जॉइंट वेंचर्स, एक्मा कंपनीज के जॉइंट वेंचर पार्टनर्स एक्सेट्रा हैं। तो काफ़ी इंकरेजमेंट मिला है इंडस्ट्री को to invest in future technologies. With the disruption that's happening in the automotive industry, this is extremely important, and it comes at a very timely manner. This is not just limited to the benefit that will be accrued by the tier one and the large suppliers, but it will go across the supply chain and cut across the supply chain even from a supply perspective. और इसमें से दो benefits देख सकेंगे हम, एक investment in technology and therefore an export market, और दूसरी बात है deep localization. Under PLI, incentives are given only on such products which are presently not being made in India. साथ ही ये कंडीशन भी है कि कम से कम 50% वैल्यू एडिशन डोमेस्टिकली की जाए टियर 3 तक जाकर। इससे एसएमईज के लिए आप कैसी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, like I said, this will run across the supply chain. The fact that we're investing in technologies that are not present in India gives us the added advantage of creating technologies in India for India and the world. And इसलिए ये scheme जो बनाई गई है, इसमें I think they have kept in mind that we need to have our own local homegrown technologies with localization in India and really become a superpower in manufacturing even from a design perspective. देखा जाए तो पहले से ही इंडस्ट्री के सामने काफी चैलेंजेस थे और लगता है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आप मानते हैं? अनसर्टेन है, डिसरप्टिव है, दोनों हैं, और आप ठीक बात बोल रहे हो। काफ़ी हेडविंड्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज से बहुत हेडविंड्स हुए हैं इंडस्ट्री में, फ्यूल प्राइस इंक्रीजेस, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज, लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज, कंटेनर शॉर्टेजेस, सो हेडविंड्स तो काफ़ी हैं, लेकिन जो अच्छी बात है कि डिमांड बहुत अच्छी है। सो द डिमांड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग across the board in the commercial vehicle industry, where we saw a lot of pain in terms of downturn.
even pre-COVID. The demand is coming back. Passenger vehicles demand is strong. Rural, of course, is flat because we've had 2 years of growth. However, the shortages are a problem, and capacity will be put up. Given the fact that there is a conflict between Russia and Ukraine, I cannot comment in terms of how long that will last and the impact it will have. However, we need to prepare for it. हमारी इंडस्ट्री काफ़ी resilient है, तो यूरोप में भी यही हेडविंड्स हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा कॉन्फ्लिक्ट से मुझे अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन it's definitely a large market opportunity for India. But then again, we have the market opportunity of the US, we have market opportunity of China, of India, of our own local market. So we're definitely going to see problems in terms of supply chain. लेकिन यूरोप में भी डिमांड is strong. संजय जी, राइजिंग एनर्जी कॉस्ट पर क्या कहेंगे? साथ ही इसके एनर्जी ट्रांजिशन के लिए क्या मायने रहेंगे? आई फील ये अपॉर्चुनिटी है एक्सेलरेट करने. अगर आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में ESG का काफ़ी बात हो रहे हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 5 pronged स्ट्रैटेजी बनाई है at the COP26 summit in Glasgow to create a more sustainable environment, to focus on renewable energy, and it's all in the right direction. And that's the direction that the world is moving in. And this may just be the right opportunity for us to invest more in renewable energies, because that's really when electric vehicles and electrification will really make sense, when we're generating electricity through renewables. So this is a great opportunity and we should leverage this opportunity. रॉ मटेरियल प्राइसेस एसएमईज के लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है. उनके सामने वर्किंग कैपिटल को लेकर भी काफी इश्यूज रहते हैं. वो इस मोर्चे पर क्या उम्मीद करें? अगर आप देखोगे MSMEs, हमारे मेंबरशिप, ACMA के मेंबरशिप में 65% कंपनीज MSME है. Fortunately, so far steel has been a pass-through. So while yes, there are raw material increased challenges and we need to address these challenges, there's no doubt about it. We need to work together with the MSMEs along with OEMs and steel mills and suppliers to see how we can bridge this gap. क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेस है, वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस है, MSMEs पे स्ट्रेस है, and it can create a problem. So this is something that we're going to have to take up with the right forums and make sure that we are able to overcome this challenge. Steel is or raw material price increase is a problem. अब अगर आप रशिया की बात करते हो तो पैलेडियम, निकल वहाँ से आता है. यूक्रेन में नियॉन गैस इज अ बिग सप्लाई ऑफ नियॉन गैस, एंड दीज आर चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग. लेकिन जो रशिया यूक्रेन के बारे में जब आप बात करते हो, वो सिक्लिकल इशू है, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है. क्योंकि जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, वील गो बैक टू होपफुली अ मोर रोबस्ट सप्लाई चेन. सेमीकंडक्टर शॉर्टेज पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शॉर्ट टर्म में रहा काफी चैलेंजिंग लग रही है आपको? Yes, I see challenges in the short term when it comes to semiconductor chips, definitely. However, again, we're a resilient industry. It's not that we haven't been through challenges in the past. We continue to go through challenges, and we'll find ways, and OEMs will find ways of overcoming these challenges. Whether we use them in a different manner, whether we can bundle components together, systems together. It's a matter of finding the right solution, and I'm certain we will find the right solution. World is a market. हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. Technology not just from product but process point of view as well. So process and product technology, and we're going to have to leverage this opportunity that exists today of creating a global manufacturing hub for the world in India. ईवी स्पेस में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इनको टैप करने के लिए एसएमईज कैसे आगे बढ़ें? आपकी क्या सलाह होगी? Again, ये टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट की बात है, और वेदर यू गो थ्रू जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज और लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, जैसे जब हमारे बिजनेसेस शुरू हुए थे 1987-89 में, जब कंपोनेंट इंडस्ट्री रियली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, हम सब जॉइंट वेंचर्स लाए थे, और ओवर अ पीरियड टाइम वी लर्नड द टेक्नोलॉजी. और अब मौका आया है, अपॉर्चुनिटी आई है कि smaller suppliers, MSMEs, tier 2, tier 3,
invest in joint ventures or licensing agreements or technology agreements. So again, हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्किलिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट इक्विपमेंट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो क्वालिटी है वो तो स्टैंडर्ड हो गई है। संजय कपूर जी, आपका शुक्रिया एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हमें ज्वाइन करने के लिए और स्मॉल बिजनेसेस के लिए बतौर मेंटर का रोल प्ले करने के लिए धन्यवाद। चलते चलते हम हेनरी फोर्ड की एक बात आपके सामने रखना चाहेंगे, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू डिवाइड इट इनटू स्मॉल जॉब्स। तो फिर आप तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए कदम दर कदम बढ़ते चले जाएं। फिलहाल नमस्कार।